Question number 32. In the previous year, Shri Shyam Lal was an employee in an office on a monthly salary of rupees 18,000. ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में श्री श्याम लाल एक ऑफिस में मंथली सैलरी उनको मिलता था 18,000 रुपये. इसको इंटू 12 नहीं करोगे. क्यों नहीं करोगे, अभी यहाँ पे आने के बाद बताऊंगा. ही वॉज अ मेंबर ऑफ एन अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड टू विच ही कंट्रीब्यूटेड 10% of his salary and his employer also contributed an equal amount. जैसा कि हमने प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो में पढ़ा था कि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का सैलरी में कोई काम नहीं रहता है, अगर वो रिटायर हो रहे हों तब काम आता है. तो इसका यहाँ पे थोड़ा काम आएगा, अभी बताता हूँ कैसे. On 1st of August 2023, he resigned and joined another office on the same day on rupees 20,000 per month. He received rupees 80,000 from the unrecognized provident fund, which included rupees 20,000 as interest on the provident fund, of which half the amount consisted of employer's contribution and interest thereon. अब ध्यान से समझना, हमारा असेसमेंट ईयर है 24-25, यानी कि प्रीवियस ईयर हो गया हमारा 2023-2024. कहने का मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक. ठीक, तो क्या हुआ ना कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पहले के 4 मंथ उन्होंने 18,000 रुपये सैलरी पाई क्योंकि वो दूसरी जगह काम कर रहे थे. ठीक है, तो ये जो सैलरी आप लोगे 18,000 इंटू 4 लोगे. ठीक, क्योंकि ये केवल जुलाई तक मिली. अगस्त से इन्होंने ये वाली जॉब छोड़ के दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया. ठीक, तो जो 20,000 रुपये सैलरी मिल रही थी 1 अगस्त से, उसको काउंट कर लो. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि बचे हुए 8 मंथ वो उन्होंने दूसरे वाले जॉब में काम किया. तो 20,000 इंटू 8 कर दोगे. ठीक, समझ में आ गया पहले तो इतना. अब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं. तो हमने पढ़ा था कि रिटायरमेंट के समय जब भी अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का अमाउंट मिलेगा तो जो एम्प्लॉयर का शेयर होगा और इंटरेस्ट होगा वो फुल्ली टैक्सेबल होता है अंडर द हेड सैलरी. अगर और इजी भाषा में बताऊं तो सीधे सीधे जो हाफ अमाउंट होता है वो टैक्सेबल हो जाता है, क्योंकि हाफ अमाउंट एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट रहता है और हाफ अमाउंट एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट रहता है. इसीलिए सीधे सीधे हम हाफ अमाउंट टैक्सेबल ले लेते हैं. ठीक, तो यहाँ पे 80,000 रुपये मिला है, इसमें से 80,000 का आधा यानी कि 40,000 रुपए जो है वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट है और ये टैक्सेबल हो जाएगा. और यहाँ ये रिटायर नहीं हुए हैं लेकिन उसी के जैसे कुछ हुए हैं. कहने का मतलब ये जिस जगह पे जॉब कर रहे थे जहाँ से इनको अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मिला है वहाँ से इन्होंने जॉब छोड़ दिया. जब जॉब छोड़ा है तो जिस समय इन्होंने रिजाइन किया उस समय उनको 80,000 रुपये मिला ना, तो इसको भी एक तरीके से एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाला ट्रीट करके और आधा अमाउंट हम टैक्सेबल कर देंगे. ठीक, आगे बोला है इन हिज न्यू एम्प्लॉयमेंट. ध्यान से पढ़ना, जो नया वाला अब जॉब है उसकी बात हो रही है. ही कंट्रीब्यूटेड 15% ऑफ हिज बेसिक सैलरी टू अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूटेड रुपीज 20,800. देखो भाई, आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है, लेकिन क्या देखो एम्प्लॉय का जो खुद का कंट्रीब्यूशन होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है, क्योंकि वो हम मानते हैं कि जो बेसिक सैलरी है उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, तो वो छोड़ देना. लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेते हैं और 12% से एक्सेस लेते हैं. कहने का मतलब कि 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट रहता है, 12% से जितना ज़्यादा है केवल वो टैक्सेबल. तो यहाँ 15% है ना, यानी कि 3% टैक्सेबल होगा, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सॉल्यूशन में आगे बोला गया है कि ही वॉज provided with an unfurnished rent-free house in a town population less than 10 lakh by the second employer. ध्यान देना, second employer के द्वारा, the municipal valuation of which was 2,000 per month. तो पहली बात तो इनको एक रेंट फ्री हाउस मिला है जिसमें कि फर्नीचर नहीं मिला है. ठीक, और ये सेकेंड एम्प्लॉयर ने दिया है. और पॉपुलेशन की बात है तो पहली बात तो ये है प्राइवेट एम्प्लॉय. लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉय में यार 2 कंडीशन होती है. एक होती है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर घर, और एक होता है कि रेंट पे लिया है एम्प्लॉयर ने. यहाँ पे कौन सी कंडीशन है? यहाँ पे ये वाली कंडीशन है. कैसे पता हमको? क्योंकि रेंट फ्री हाउस वाली हमने वीडियो देखी है जो मैंने बनाई है. भाई पॉपुलेशन की जब भी बात कर दे तो मानना कि जो घर है वो हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है. ठीक है,
तो वहां कैलकुलेशन कैसे होगा। और इस साल रेंट फ्री हाउस में प्राइवेट एम्प्लॉय में चेंजेस भी आए हैं, वो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। सबसे पहले सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस निकालना इस फॉर्मूले से, उसके बाद लिखना, अब देखो बिफोर 1 सितंबर 2023 क्या है ना कि हमारा जो इस साल का असेसमेंट ईयर है वो है 24-25, प्रीवियस ईयर है 23-24, ठीक। और सरकार ने जो चेंजेस लाए हैं रेंट फ्री हाउस में वो लाए हैं 1 सितंबर 2023 से। कहने का मतलब 31 अगस्त तक पुराने रेट से कैलकुलेशन होगा और 1 सितंबर से नए रेट से कैलकुलेशन होगा, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे, तो जो नया वाला इन्होंने जॉब ज्वाइन किया है वो किस दिन ज्वाइन किया है, 1 अगस्त को। तो ध्यान देना, और केवल 31 अगस्त तक पुराने रेट से कैलकुलेशन करना है। तो यहां अगर देखा जाए तो केवल 1 महीने पुराने रेट से कैलकुलेशन होगा, वो मैं सॉल्यूशन कराते हुए बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो पहले 31 अगस्त तक आप क्या करोगे, ये वाले रेट फॉलो करोगे। तो देखो पॉपुलेशन ऑफ सिटी बिलो 10 लाख है ना यहाँ पे, तो जो सैलरी निकल के आएगी ऊपर उसका 7.5% लिखना है, ठीक है। उसमें ऐड करना, यहां देखो 10 लाख से नीचे रहेगा पॉपुलेशन, किस कैटेगरी में आएगा, इस वाले में। तो सैलरी का 5% निकालना, दोनों को ऐड करना और यहाँ पे लिख देना, ठीक। उसके बाद यहाँ कोई फर्नीचर नहीं दिया गया है तो ये वाला पॉइंट स्किप कर दो। फिर क्या कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय ने पे किया है रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड, नहीं, इसीलिए यही वाला अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। आगे बोला गया है कि ये म्युनिसिपल वैल्यूएशन इतना है। ध्यान रखना, रेंट फ्री हाउस में म्युनिसिपल वैल्यूएशन से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करना है। अज्यूम करना है कि सैलरी जो है उनकी हर महीने की आखिरी तारीख को मिल जाती थी, ठीक है, यानी कि उस महीने कुल मिला के मिल जाती थी। सॉल्यूशन देखते हैं 32 का। सबसे पहले हम लेंगे बेसिक सैलरी। अब ध्यान देना, यहाँ प्रीवियस ईयर में इन्होंने 2 अलग अलग जगह नौकरी की है। तो जो पहली जगह ये नौकरी कर रहे थे वहां से इनको मिली है सैलरी 18,000 पर मंथ। और कब तक इन्होंने जॉब किया है, देखो वो तो नहीं बताया, लेकिन ये बता दिया है कि 1 अगस्त 2023 को इन्होंने रिजाइन कर दिया और उसी दिन नया नौकरी पकड़ लिया। यानी कि जुलाई तक इनका ये वाला नौकरी था जहां से 18,000 सैलरी मिल रही थी। तो हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई, पहले के 4 महीने 18,000, 18 4 जा 72,000 ऐड करना। उसमें कितना भाई, यहाँ पे जो नया वाला सैलरी है 1 अगस्त 2023 से मिल रहा है वो है 20,000 पर मंथ। तो 1 अगस्त से मिल रहा है 20,000 ना, तो 20,000, और यहाँ देख लो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 8 मंथ्स, 1,60,000। दोनों को ऐड करो, आउटर कॉलम में लिखो 72,000 प्लस 1,60,000, ये हो गया 2,32,000। सैलरी के बाद बोला गया था कि वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के मेंबर थे। आप बैक करके देख सकते हो, मैंने दिखा दिया है कि जो प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो में समझाया था वो सब दोबारा से समझाया, वो पीछे जाके देख लो, ठीक। तो या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऐसे हम अपने सैलरी के फॉर्मेट में नहीं लेते हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉय रिटायर हुए हैं और उनको लमसम अमाउंट मिला है तब हम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड लेते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ रिटायर नहीं हुए हैं, बट ये जो पहली जगह ये नौकरी कर रहे थे इन्होंने 1 अगस्त को रिजाइन कर दिया, और जब रिजाइन किया तो वहां से उनको एक लमसम अमाउंट मिला है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का, वो मिला है 80,000 रुपए, ठीक। तो हम यहां पे ये रिजाइन किया ना, तो एक तरीके से वहां से हट गए, तो रिटायर ही हो गए एक तरीके से वहां से। तो लमसम अमाउंट received through अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक। तो हमने पढ़ा था प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो में और पीछे भी यहाँ पे कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट लेते हैं। अगर और आसान भाषा में देखें तो सीधे सीधे जो हाफ अमाउंट होगा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का वो टैक्सेबल कर देना रिटायरमेंट के समय। तो यहाँ रिजाइन किए, हट गए वहां से, तो 80,000 रुपए मिला था इनको, तो उसका हाफ ले लेना,
ठीक, क्यों ले रहे हैं हाफ? क्योंकि हाफ अमाउंट एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और केवल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ही टैक्सेबल होता है। तो 80,000 का हाफ हो जाएगा 40,000। ठीक है, उसके बाद है कि नए एम्प्लॉयमेंट में वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, लेकिन हमने पढ़ा है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी सैलरी में जुड़ा रहता है। ठीक, लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेते हैं, मगर कितना लेते हैं? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लेते हैं टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, और वो सैलरी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, ऊपर स्पेस छोड़ देना, आप हेडिंग डालना रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। सबसे पहला काम आप करोगे सैलरी फॉर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जिसका कि फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। अब ध्यान देना एक चीज, बेसिक सैलरी ये मत करना कि पूरा ले लो भाई। जो आरपीएफ मिल रहा है वो न्यू जॉब से इनको मिल रहा है ना, तो जो बेसिक सैलरी आएगी वो नए जॉब की ही आएगी केवल। तो नए जॉब से उनको मिला है 20,000 पर मंथ, यानी कि साल का उनको नए जॉब से मिला है 1,60,000। डीए ऑन रिटायरमेंट नहीं है, डियरनेस पे नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, तो यानी कि सैलरी फॉर आरपीएफ हो गया 1,60,000। ठीक, अब यहां बोला गया है कि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 20,800, जो कि 15% है ऑफ हिज बेसिक सैलरी। तो इसको दो तरीके से आप निकाल सकते हो। एक तो जो जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे हम निकालते आए हैं कि हम यहां लिखते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, वो है 20,800, और उसमें से हम लेस कर देते हैं 12% ऑफ सैलरी, ये जो ऊपर आया रहता है वो, तो 1,60,000 का 12% निकाल लेते हैं हम। 19,200, इसको लेस कर लो आप 20,800 में से, ये हो गया 1,600। ये आ गया आपका टैक्सेबल आरपीएफ। इसको यहां पे पुट कर दो अब आप 1,600। ठीक है, उसके बाद यहां पे बोला गया है ही वॉज प्रोवाइडेड विद एन अनफर्निश्ड रेंट फ्री हाउस इन अ टाउन पॉपुलेशन इतना इतना। तो मतलब कि रेंट फ्री हाउस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज मैं पीछे भी बता चुका हूं कि ये एक प्राइवेट एम्प्लॉय है, और प्राइवेट एम्प्लॉय का दो तरीके से कैलकुलेट होता है, या तो हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होगा या हाउस को एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया होगा। तो यहाँ कुछ नहीं बोला है, लेकिन पॉपुलेशन की बात की गई है। जब भी पॉपुलेशन की बात कर दे तो समझ जाओ कि वो हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है। ठीक, और वो मैंने फॉर्मूला पीछे दिखाया है, आप जाके देख सकते हो। बाकी रेंट फ्री हाउस वाली भी वीडियो आप देख लो, और क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त रेंट फ्री हाउस का ध्यान रखना कि ये सेकंड एम्प्लॉयर ने दिया है। ठीक, तो वहां पे आप स्पेस छोड़ दो और हेडिंग डालो रेंट फ्री हाउस। ठीक है, रेंट फ्री हाउस जब भी प्राइवेट एम्प्लॉय को मिलता है, सबसे पहला काम हम करते हैं सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस, जिसका कि फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस। और ये सब मैंने रेंट फ्री हाउस वाली वीडियो में समझा दिया है। और इस साल प्राइवेट एम्प्लॉय में रेट्स में कुछ चेंजेस आए हैं, तो आप जाके वीडियो देख लो। बेसिक सैलरी, अब ध्यान देना, हर बार क्या होता था कि रेंट फ्री हाउस पूरे साल के लिए मिला होता था, तो हम पूरे साल का बेसिक सैलरी ले लेते थे। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में केस डिफरेंट है। रेंट फ्री हाउस मिला है सेकेंड जॉब से, और सेकेंड जॉब इन्होंने पकड़ी कब है? 1 अगस्त को। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 8 मंथ्स के लिए केवल रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट होगा। और अभी आप ये देखोगे कि ये 8 मंथ्स लिखना क्यों जरूरी है। अभी आपको पूरा इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से रेंट फ्री हाउस, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन में रेंट फ्री हाउस आया है उससे डिफरेंट होगा ये, अभी आपको आगे पता चलेगा कैसे। तो सैलरी जो आप लोगे वो केवल और केवल लोगे ये नए वाले इसकी जॉब की, जो कि है सेकेंड एम्प्लॉयमेंट से आई थी 20,000 रुपीज पर मंथ, 20,000 इंटू 8, 1,60,000। यहाँ पुट कर दो आप 1,60,000। डीए रिटायरमेंट है नहीं है, डीपी नहीं है, बोनस नहीं है, कमीशन नहीं है और कोई भी टैक्सेबल अलावेंसेज इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है। इसीलिए ये 1,60,000 रुपीज ही सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस हो जाएगा, ठीक। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सैलरी निकालने के बाद हम लिखते हैं प्राइवेट एम्प्लॉय की ये कौन सी कंडीशन है। तो ये है हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन, यानी कि फर्स्ट वाली कंडीशन। अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया होता तो यहाँ लिखते हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर, ठीक। कैसे पता चला कि ये ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, क्योंकि क्वेश्चन में पॉपुलेशन की बात की गई है, ठीक। अब ध्यान दो, हमारा असेसमेंट ईयर है 24-25, प्रीवियस ईयर हुआ 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक, ठीक। इंडियन गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया है 1 सितंबर 2023 से, यानी कि 31 अगस्त 2023 तक पुराने रेट से कैलकुलेशन होगा और 1 सितंबर से नए रेट से कैलकुलेशन होगा। तो जब पूरे 12 महीने वाला हिसाब रहता था तो हम ये इस वाले क्वेश्चन का नहीं है, भूल से भी इसी क्वेश्चन का मत समझ लेना, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो पहले क्या होता था भाई, जब पूरे साल के लिए मिला है और हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल 2023 से और 31 अगस्त 2023 तक पुराने रेट चलेंगे, तो हम इंटू 5 डिवाइड बाई 12 कर देते थे, क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ऐसे होता था। लेकिन यहाँ ये अपॉन में आप 12 नहीं लोगे, अपॉन में आप लोगे 8। क्यों? क्योंकि जो ये घर मिला है श्री श्यामलाल को, वो केवल 8 महीनों के लिए मिला है। कहने का मतलब प्रीवियस ईयर में उन्होंने इस घर का इस्तेमाल 8 महीने किया है, इनको मिला ही है 1 अगस्त को ये, ठीक है। तो ध्यान देना ये चीज। तो जो अपॉन में आप लोगे 12 की जगह लोगे 8। समझ में आया? तो अब देखो कैसे सॉल्व होगा। यहां पे पॉपुलेशन बोला है बिलो 10 लाख, ठीक। बिलो 10 लाख, तो पुराने रेट्स कहते हैं कि सैलरी का 7.5% निकालो, ठीक। तो आप यहां लिखोगे 7.5% ऑफ सैलरी। ध्यान देना ये बेसिक सैलरी नहीं, ये वाली सैलरी, ठीक है। अब यहां पे खेल हुआ है। अभी तक क्या करते थे हम, अगर पूरे 12 महीने के लिए मिला होता तो अप्रैल से काउंट करते अगस्त तक और अपॉन में यहाँ पे 12 लगते हैं और ऊपर जितने महीने के लिए वो हुआ हो। लेकिन यहाँ पे सॉरी ये 12 नहीं रखोगे, क्यों? क्योंकि ये घर केवल मिला है 8 महीनों के लिए, तो अपॉन में आप लोगे 8, ठीक। अब ध्यान देना, इनको घर कब मिला है? 1 अगस्त को, और रूल ये कहता है कि 31 अगस्त तक पुराने रेट से कैलकुलेशन होगा। कहने का मतलब इन्होंने पुराने रेट वाले में केवल अगस्त में यूज किया है इस घर को, तो अगस्त यानी कि 1 महीना। समझ में आया बात को? फिर से देख लो एक बार। 10 लाख से कम था पॉपुलेशन, 7.5% ऑफ सैलरी लिखा, क्योंकि 8 महीने के लिए घर इस्तेमाल हुआ, अपॉन में 8 लिखा, और ये घर मिला है 1 अगस्त से और 31 अगस्त तक ये रेट का इस्तेमाल होगा, यानी कि केवल 1 महीने, ठीक। अब नए रेट क्या कहते हैं जब पॉपुलेशन 10 लाख से कम होगा? तो नए रेट कहते हैं कि अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो सैलरी का 5%, ठीक है। तो आप यहां लिख दो 5% ऑफ सैलरी मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान रखना ऐसे 12 लेते हैं, लेकिन यहाँ 8 महीने के लिए घर मिला तो 8 लेंगे, ठीक। और काउंट करो सितंबर से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स, ठीक है। अब कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो देखो भाई 7.5% ऑफ बेसिक सैलरी नहीं, ये वाली सैलरी, तो 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 8 प्लस 5% ऑफ 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
यहाँ लिखेंगे 1,60,000 का 7.5%, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, डिवाइड कर देंगे 8 से, ये हो गया 1500, 1,500। अब इधर आ जाओ, 1,60,000 का 5% निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, डिवाइड कर देंगे 8 से, तो ये हो गया 7,000। ठीक, दोनों को ऐड कर लो, तो 7,000 प्लस 1,500 ये हो गया 8,500। तो एक बार फिर से देख लो इसको, पुराने रेट से किया, 10 लाख से पॉपुलेशन कम, सैलरी का 7.5%। यहाँ 12 की जगह 8 इसलिए लिया क्योंकि केवल 8 महीने यूज हुआ है प्रीवियस ईयर में ये घर। ठीक, और अगस्त मतलब पुराने रेट से केवल 1 महीने, क्योंकि अगस्त में घर मिला था। फिर यहाँ पे 10 लाख से पॉपुलेशन कम, नए रेट में 5% होता है, और ये 7 महीनों के लिए यूज हुआ है भाई अगर नए रेट से देखें तो। ठीक है, क्योंकि सितंबर से आप मार्च तक काउंट करके देख लो। ठीक, फिर सॉल्व किया हमने, ये आ गया 8,500। क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया गया था कि ये अनफर्निश्ड हाउस है, तो फर्नीचर वाला यहाँ ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर कहीं भी कुछ ऐसा नहीं बोला है कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड कोई भी अमाउंट पे किया है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, इसीलिए कुछ लेस करने की भी जरूरत नहीं है। यही हो गया टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। इसको आप फॉर्मेट में जाके लिखो। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, रेंट फ्री हाउस का आया है 8,500। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में वापस से मैच कर लो, इन सबको ऐड कर लो आप। 72,000 प्लस 1,60,000 प्लस 40,000 प्लस 1,600 प्लस 8,500, ये हो गया 2,82,100। ये अभी आया है ग्रॉस सैलरी। इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन हो ना हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स्ड होता है। अभी फिलहाल इस ईयर तक तो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 50,000 रुपए फिक्स है। उसके अलावा इंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, और इंटरटेनमेंट अलाउंस वैसे भी केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डिडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ नहीं होना है, और प्रोफेशनल टैक्स दिया नहीं हुआ है। सीधे इसको लेस करो 50,000 और आंसर ला दो अपना। 2,82,100 माइनस 50,000, ये हो गया 2,32,100। ये हो गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। बस इसमें एक रेंट फ्री हाउस वाला कंफ्यूजिंग होगा, वो आप वाली जाके वीडियो देख लो, उसके नोट्स बना लो और उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, फिर क्वेश्चन करते करते वो आ जाएगा। ठीक है।